तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, इसमें शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, थीम है हमारा एक लाइन से चैप्टर में जितना फार्मूला यूज हो रहा है, जितना ये हो रहा है फार्मूला यूज, उसको हम एक लाइन से पहले समझेंगे। फिर लास्ट में न्यूमेरिकल बनाएंगे अगले वीडियोज़ में। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब पता है कि क्या है, करंट है। करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इसका फॉर्मूला होता है आई। करंट कैसे निकालते हैं, I/Q/T। अभी बताएं कि करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। चार्ज को मान लीजिए Q। तो कोई चीज़ का फ्लो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो याद यहाँ से दो बात याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे I=Q/T। कई बार कहेगा Q को निकालिए, तो Q का फार्मूला क्या हो जाएगा, I में T। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद ये रखना है कि एग्जामिनर क्या करता है, आई क्या चीज में लेना, आई यहाँ पे हमेशा एम्पियर के फॉर्म में लेना है। क्या चीज में लेना है, एम्पियर के फॉर्म। एम्पियर ऐसा यूनिट होगा आई का, ठीक है ना। आई मतलब करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। क्यू मतलब चार्ज, क्यू का क्या चीज में लेते हैं, कूलम्ब में। क्या चीज में लेते हैं, टी क्या चीज मिलेंगे, आवर में नहीं, सेकेंड में। टी क्या चीज मिलेंगे, सेकेंड में। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, क्यू हमेशा क्या चीज मिलेंगे, कूलम्ब में। टी हमेशा क्या चीज लेंगे, सेकेंड में। तो अब बताओ तो ये फिर एम्पियर क्या लिखा है, एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, करंट का। कैसे आता है करंट का, जैसे कि किसी का ऐसा यूनिट निकालना है, जैसे आई का, तो पहले क्यू का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यू का क्या होता है, कूलम। टी का क्या होता है, सेकंड। तो कूलम बाई सेकंड क्या होता है, एम्पियर। यही हो गया। कभी अच्छा ये बात सही लिखा हुआ है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेकंड बाई पर कूलम। गलत है। क्या होगा, 1 एम्पियर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये ऊपर वाला समझ में आ गया। अब यहाँ पे कई बार कहता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करके बताइए, लिख के क्या होता है एक मार्क्स में। तो 1 एम्पियर, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कितना इजी है। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे आप, इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 तो यही होगा। ठीक है, याद हो गया। इसी तरह 1 कूलम का क्या होगा, अपने से जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा 1 सेकेंड के लिए, तो व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर 1 सेकेंड देन अमाउंट ऑफ चार्ज इज सर्कुलेटेड इज कॉल्ड 1 कूलम। एकदम इजी है, याद हो गया। फार्मूला इसी अपने से बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला खत्म हो गया। इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला आता है, Q बराबर NE। Q बराबर NE। Q बराबर NE फार्मूला का कहाँ यूज है, Q क्या बताता है, चार्ज। N क्या बताएगा, नंबर ऑफ चार्ज कितना फ्लो हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हुआ ये बताएगा। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला उस तब लगेगा जब हमको कहेगा क्यू एन और ई के बीच में रिलेशन लगाना है। क्यू क्या है, चार्ज। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। फिर से ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है अभी डिटेल में आगे बताएंगे, पहले इसका समझ जाओ कि ओम्स वी बराबर जो आई आर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही ओम्स लॉ से आता है। वी बराबर आई आर, यानी कि आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई बी आर लिख सकते हैं। हाँ। आई को भी एक बराबर क्या भी लिख रहे थे, क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारा फार्मूला हो सकता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या फार्मूला है, वी बराबर आई आर। क्या एग्जाम में देगा कि ओम्स लॉ है कि नहीं, आई बराबर वी बाई आर, नहीं है, नहीं है, उसी को कर दो, ऐसे घुमा के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो नाम है पोटेंशियल और डिफरेंस, नाम है पोटेंशियल और डिफरेंस। दो जार लेते हैं, एक बड़ा जार, एक जार यहाँ पे रखते हैं, एक जार थोड़ा नीचे में रखते हैं। इसमें पूरा में पानी भरा हुआ है, इसमें पानी कम है। तो बताओ पानी किधर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो पानी का जैसे फ्लो होता है उसे चार्ज का भी फ्लो होता है। इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है, तो देखो पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को वोल्ट भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बोले या वोल्ट बोले, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला होता है कि V बराबर W बाई क्यू। V बराबर W बाई क्यू मतलब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, W मतलब वर्क डन, क्यू मतलब चार्ज। किसी चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वेन ए 1 जूल ऑफ, अब ये कैसे हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अपने से कर सकते हैं, W/Q बिना देखे कसम है इसको डिफाइन करके दिखाइए। नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए आप क्या है, देखिए समान है, अभी करके दिखाइए। ये 1 जूल है तो मतलब चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना, नहीं तुमको इंग्लिश में करके देखा, बिहार बोर्ड में और रमेश रानी में। नहीं, व्हेन 1 जूल, आपने बता दिया हो गया। क्या पढ़ाई करते हो यार, इतना भी बता दिया यार, नहीं सीखो अभी तक, आ नहीं रहा है तुमको इंग्लिश में बताने। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, 1 जूल और 1 कूलम ऑफ चार्ज, तब क्या होगा, जो वोल्ट जनरेट होगा क्या होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट कैसे आएगा, जब वर्क डन का वैल्यू क्या रखे 1 जूल, अब 1 कूलम का चार्ज वैल्यू क्या रखे 1 कूलम, तो यहाँ पे यही ना लिखा हुआ है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying 1 coulomb charge then the potential difference is called 1 volt। कैसे भी बताएं कि 1 एम्पियर का डिफिनीशन कैसे लिखाता है, कि जब एक कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड के लिए तो 1 एम्पियर कहेंगे। फिर कैसे बताएं अभी कि 1 कूलम का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो जब 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो होगा कितने देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। अब बता रहे कि कैसे कहेंगे 1 वोल्ट, तो जब 1 जूल वर्क होगा कितने देर के, वो 1 जूल वर्क किसके द्वारा किया जाएगा 1 कूलम चार्ज के द्वारा, तब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझा भी दिए और लिखना भी सिखा दिए, अब याद करते रहिए। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा, यहाँ इसका वैल्यू 1 लाना कैसे होगा, जब 1 जूल वर्क डन होगा किसके द्वारा, कैरिंग बाय 1 कूलम चार्ज, तब होगा 1 वोल्ट। ठीक है, अब तो 1 वोल्ट लिखने आ गया, 1 वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब हमको इसका ऐसा यूनिट निकालना है, वोल्ट यानी कि क्या, बोलो ना यार, पोटेंशियल डिफरेंस। 1 जूल वर्क डन बाई क्यों होता है, वो वर्क डन का क्या होता है यूनिट, जूल, कूलम का चार्ज। तो बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट मतलब वोल्टेज का जो होता है ऐसा यूनिट जूल पर कूलम। तो यही है, ऐसा यूनिट कितना होगा वोल्टेज का, पर कूलम। क्या डायरेक्ट रटवाया जा रहा है कि समझा के रटवाया जा रहा है, समझ गए ना, मतलब बात तुमको रटवा भी दिया जा रहा है, समझा भी दिया जा रहा है, वरना सीधे क्या कहा इसका ये फार्मूला पता नहीं चलेगा, कभी ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, तुम अपने से भी बना सकते हो फार्मूला। तो ये हो गया। अब एक और फार्मूला मिलेगा चैप्टर में है रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, आर से। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इसका ऐसे सिंबल ऐसे होता है, ओम, इसको बोलते हैं ऐसे ओम, ऐसे करके होगा चैप्टर में। इसका फॉर्मूला होता है आर इजक्वल टू रो एल बाई ए, आर इजक्वल टू रो, क्या है ये, इंटू एल बाई ए, क्या है रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, एकदम दिमाग रखेंगे। यहाँ पे ये रो क्या है सब चीज बताते हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है क्या है, कि रेजिस्टेंस होता है जैसे कि करेंट, तार के अंदर एक ऐसा मतलब कोई क्वालिटी है तार का जिसमें कि करंट को फ्लो होने के लिए क्या करेगा, रोकेगा। अभी तुम्हारा 10 का एग्जाम है, तुमको क्या रोक रहा है, तुम्हारे मन में है भी भोज खाना है, तो वही तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वही रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से यही है रेजिस्टेंस, कि ये जो करंट को फ्लो होने के लिए जो रोकता है जो चीज़, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के जैसा ही एक होता है रेजिस्टिविटी भी। ये क्या है, रो, ये क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये क्या है, एल मतलब लेंथ। ये क्या है, ए। ये कोई तार होगा, ये ऐसे तार होगा, तार ऐसे ही ना होता है दिखने में, तो इसका कोई ना कोई लेंथ होगा, इसका कोई ना कोई अपना एरिया होगा, जिस मटेरियल से बना होगा उसका रो भी होगा, मतलब रेजिस्टिविटी भी होगा। अगर इन तीनों का ऐसा साइंटिस्ट फार्मूला लाए, उसी को क्या बोल दिए, रेजिस्टेंस। क्या बोल दिए, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है, कि ये आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, यही ना एरिया है, यही से वायर का, यही है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और याद रखना है, कि जब रो यानी कि जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको सिग्मा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी को आपस में इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1। बस इसको इतना ही पे रोक दो, इसको इतना ही जानना है। रेजिस्टिविटी कौन है, ये रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टिविटी को इंटू करने पे 1 नहीं आता है, किसके इंटू करने पे 1 आता है, सिग्मा पे, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी से यानी कि सिग्मा को इससे करेंगे, रो को सिग्मा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब ऐसा यूनिट क्या होता है आर का? आर मतलब रेजिस्टेंस। Resistance. क्या होता है? ओम। अभी बताए ना ओम। हाँ एक होता है कंडक्टेंस। 1/R करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 बाई रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं जी। इसका होता है ओम इनवर्स मोहो सीमन। ओम इनवर्स मोहो सीमन, ये किसका होता है ऐसा यूनिट? कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का जी, जिसको जी से डिनोट करते हैं। एक आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी। तो इसका होता है, इसका क्या होगा? इसका होगा ओम मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ओम मीटर इनवर्स, इसी को ऐसे लिख सकते हैं मोह बाई मीटर सीमन बाई मीटर। ऐसे ही तुम्हारा जितना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, चलो फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कि देखो, इसका हमको आर का ऐसा यूनिट निकालना है रेजिस्टेंस का। कैसे निकालेंगे? तब बताइए, निकालेंगे ना, इसका डायरेक्ट रखना पड़ता है कि ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम होता है। कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? जो कंडक्टेंस मतलब 1/G। 1/R। जी मतलब कंडक्ट 1/R। तो आर का कितना होता है ऐसे यूनिट? ओम। ओम तो 1/ओम लिख सकते हैं। हाँ, तो और ओम उसको ये इन्वर्स ऊपर में लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओम इन्वर्स को क्या बोलते हैं? मोह। मोह को क्या बोलते हैं? सीमन। सीमन बोलते हैं। अब ओम इन्वर्स में अगर मीटर इन्वर्स से इंटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कंडक्टेंस। अब इसी को ऊपर नीचे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? ओम इन्वर्स को क्या बोलते हैं? सीमन भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो सीमन बाई मीटर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एनालाइज करोगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं फिर दूसरा स्लाइड पे। पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है, जब उसको एक ही चीज कहते हैं वो रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज का बहुत नाम होता है हीटिंग। अब हीट वाला भी एक टॉपिक होगा तुम्हारे बुक में, उसमें है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट से कैसे हीट पैदा होता है, हीट से कैसे करंट पैदा होगा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना? उसका फॉर्मूला होता है H=I² बराबर RT। H=I² बराबर RT। जैसे तुम्हारा बल्ब हो गया, वो गर्म होता है तो बढ़ता है, वो फिलामेंट वाला बल्ब पहले था। टोस्टर हो गया, फिर से आयरन हो गया, ये सब हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ फार्मूला खेल रहे हैं हम लोग पूरा चैप्टर में, तब ये देखेंगे। H= क्या होता है? I² RT। अब यहाँ पे है क्या क्या? H क्या बताता है? हीट। I क्या बताएगा? करेंट। R क्या बताएगा? T क्या बताएगा? तब बोलेंगे कि हीट किसी भी सर्किट में करंट के क्या होता है? स्क्वायर के बराबर। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसी हीट को फार्मूला को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, तुमको मेनली यही याद रखना है, बाकी अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। क्या हीट को ऐसे भी लिख सकते हैं? I² बराबर RT है, R इंटू में T। I² को क्या लिख सकते हैं? हमको पता है ना, V= क्या होता है? IR कौन सा I? ओम्स लॉ। तो I=V/R लिख सकते हैं। तो V²/R²। किसके जगह पे लिखे? I की जगह। जब इसके जगह पे क्या लिखेंगे? R इसके जगह पे क्या है? तो ये R से कट गया तो कितना बच गया? V²/RT। यही लिख दिए। यही फॉर्मूला ला दिए कि नहीं ला दिए? एग्जामिनर कहेगा इसमें से कौन हीट करना ही है, अपने से चेंज करते रहना। अब ये फॉर्मूला कैसे ला सकते हैं बताइए? H=VIT कैसे ला सकते हैं? देखिए H= क्या होता है? I² RT। ठीक है ना? V के टर्म्स में लाना है और I के टर्म्स में लाना है, यानी कि R को क्या करना है? हटाना है, गायब करना है। तो ओम्स लॉ फिर इस्तेमाल करेंगे। V= क्या होता है? IR। V= क्या होता है? R= क्या होगा? पहले देखो R को क्या होगा? V/I। तो H=I² इंटू में V/I इंटू में T। ये से काटेंगे तो H= क्या होगा? VIT वेलोर। ठीक है ना? VIT वेलोर। तो ये हीट का मेनली यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसी से घुमा घुमा के बोलता है कौन सा वाला फॉर्मूला गलत है, कौन सा सही है। कर लोगे ना? जब भी हीट का आएगा 4 ऑप्शन आएगा, तो एक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ही याद होना चाहिए कि H=I² बराबर RT ओरिजिनल है। उसके बाद तुम ओम्स लॉ लगाना और देखना। ऐसे तो तुमको एग्जाम के लिए एकदम रट भी जाना है कि V=IT भी होता है और V² बराबर R भी होता है, और इसका कन्वर्जन भी हम बता दिए। कंडक्टेंस अभी बताए ना, कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? 1/R। 1/R बताओ तो। R का ऐसे यूनिट ओम। तो इसका क्या होगा? ओम इनवर्स। इसी को क्या बोलते हैं? मोह या सीमन।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं पावर। पावर क्या होता है? पावर वही पावर होता है कितना पावर का है, ठीक है ना। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। इट इज द वर्क डन पर यूनिट। वर्क डन बाई टाइम, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द वर्क डन पर यूनिट। कितना वर्क कर दे रहे हैं किसी समय के टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या होगा? पावर। कैपेसिटी टू डू वर्क इक्वल पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है? W बाई टी। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन इसी फॉर्मूला से हम ये दोनों भी ला सकते हैं। कैसे? तो देखो, ये V बराबर I के रिलेशन में ला सकते हैं। W को क्या लिख सकते हैं बताओ? W के लिए क्या फॉर्मूला देखा है अभी? नहीं देखा है अभी। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं? W बाई क्यू। W बाई क्यू टी है वहां पे, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज के द्वारा कितना कराया जाता है, उसी को 1 वोल्ट बोलते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू में Q बाई में T। तो ये फॉर्मूला सही है पावर के लिए? सही है। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक चीज नजर आ रहा होगा, Q बाई T। इसको क्या लिख सकते हैं? I। तो VI भी हो सकता है पावर का फॉर्मूला, तो VI भी ला दिए। इसी तरीके से बदल बदल के ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी सब पावर का क्या फॉर्मूला सही है। जैसे हीट ऐसे घुमाएगा एग्जामिनर, हीट का होता है H स्क्वायर आर टी। क्या होता है बताते हीट का? H बराबर I स्क्वायर आर टी। और एक फॉर्मूला क्या देखे? H बी आई टी वेलोर VIT। और एक फॉर्मूला क्या देखे H का बराबर बताओ? V स्क्वायर इंटू टी बाई आर। V स्क्वायर इंटू टी बाई आर। अब इसी तरीके से ये भी याद होना चाहिए तुमको। डायरेक्ट अभी हम तो निकालना भी सिखा दिए, फिर भी दिमाग में नहीं घुस रहा होगा तो याद करो। B बराबर I और W बराबर वर्क डन बराबर क्या हो सकता है? V स्क्वायर बराबर I। या फिर यही पावर का सिर्फ ये दोनों याद करो। W बाई टी मेन फार्मूला है, इसको VI भी लिख सकते हैं। पावर को वोल्ट के टर्म्स में और वोल्ट को V इंटू I भी लिख सकते हैं। ये चैप्टर रखने वाला नहीं, ये मैथ टाइप का चैप्टर है, पूरा समझना होगा, फिजिक्स है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। शक्तिमान के पास इतना पावर है कि वॉट लगा देगा। सही ट्रिक है याद करने का। अब एक यूनिट पूछेगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना था? हम लोग के घर में जो बिजली बिल उठता है कैसे में उठता है? यूनिट में। एक यूनिट कितना यूनिट? 1 किलो वाट आवर थोड़ी बोलते हैं, किलो इतना किलो वाट आवर उठा है। तो एक यूनिट कितना होता है? 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर के बराबर ही होता है 1 यूनिट। कान खोल के सुन ले। 1 हॉर्स पावर पूछे कितना होता है इसका वैल्यू? ये पावर का ये तो 746 वाट मोटर का क्षमता नापा जाता है। इसे कितना हॉर्स पावर का मोटर है जब खरीदा जाता है। 1 किलो वाट कितना होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया इतना पूरा? पावर क्या है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट। पावर का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल में W बाई टी, और इसको V इंटू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, और 1 किलो वाट आवर होता है किसके बराबर? 1 यूनिट के बराबर। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। 1 किलो वाट होता है 1000 वाट के बराबर। ये हो गया। पीछे हमने रेजिस्टेंस पढ़ाया था, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला था, किसी वायर का सिर्फ निकालना हो कुछ तो अब उसके ऊपर था। आजकल तो क्या चीज था? रो एल बाई ए। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और हमने बताया था रेजिस्टिविटी इनटू में सिग्मा क्या था? ये कंडक्टिविटी। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। वो सब उधर ही भूल जाइए। उस फॉर्मूला का कब यूज होगा? जब कोई एक ऐसा वायर रहेगा, जब कोई ऐसा वायर रहेगा, बोलेंगे वायर है, अब इसका लेंथ L है, एरिया A है, इसको बढ़ाए घटाए तब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? उससे अलग सवाल बनता है, इससे अलग सवाल बनेगा। इस दोनों फार्मूला से। ये भी रेजिस्टेंस का ही फार्मूला है। लेकिन इसमें एक का फार्मूला अप्लाई करेंगे जब ऐसा फिगर टाइप वाला क्वेश्चन दिया रहा है ऐसा सर्किट टाइप का, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा इसका वैल्यू, ऐसे टाइप का। या फिर ऐसे दे सकता है, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो जैसे बनाते हैं ये, एक ये हो गया और एक ऐसे सीधे कर दिए। तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा सीरीज? इसको बोलेंगे पैरेलल सीरीज। पैरेलल सर्किट। सीरीज नहीं, पैरेलल सर्किट। इसको क्या बोलेंगे? सीरीज सर्किट।
पैरेलल में क्या होता है, दिखाई पड़ेगा, एक के पैरेलल दूसरा होगा सर्किट, है ना। हाँ। इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये है, तो ऐसे टाइप का जो सेटअप होगा, क्वेश्चन बनाएंगे तब अपने पता चल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल सेटअप या सर्किट। ऐसा टाइप का होगा, इसमें पैरेलल है एक दूसरे के, कोई नहीं, इसको पूरा एकदम सीधा है, एकदम जा रहा है इसे, मतलब ऐसे एक लाइन में दिखाई पड़े कोई चीज, इसको क्या बोलेंगे, सीरीज सेटअप। तो जब बहुत सारा रेजिस्टेंस दिया रहता है, क्या है यहाँ पे देखे ना, बहुत सारा, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसके फिगर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका काम क्या है, करंट फ्लोइंग को रोकना, ठीक है ना, करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का वही काम है। तो जैसे कि इस अगर सीरीज में हो बहुत सारा रेजिस्टेंस, उसका मान क्या है, उसका वैल्यू क्या जोड़ने के लिए, तो उसको आर इक्विवेलेंट सीरीज का वैल्यू क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4, मतलब कि ये ऐसे हम दे दिए, इसका वैल्यू दे दिए 1 ओम, इसका वैल्यू दे दिए 2 ओम, इसका वैल्यू दे दिए 3 ओम। तो आप हमको जोड़ के दिखाई कितना होगा, तो 2 1 3 3 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम। अगर पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn, जितना होगा, ठीक है। तो 1/R1 क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 + 1/R2, ऐसे ही करते हैं। जैसे कि इसको हम करके दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे देगा ऐसे, मान लो कि दो, वो क्या है, कौन सेटअप है, पैरेलल सेटअप, एक दूसरे का पैरेलल दिखाई पड़ रहा है, सीधा में नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका वैल्यू मान लो कि हम दे दिए 2, इसका वैल्यू भी दे दिए 2 ओम। अब हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे कि हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए पैरेलल का। पूरा ये चैप्टर सेम टू सेम 12th में रिपीट होता है। तुम अगर हम पढ़ा देंगे 10th का ही, जिस दिन पूरा कर देंगे हम पढ़ ले जाके, जब दीदी का बोर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम, तो तुम देखना बोर्ड का क्वेश्चन खोजना, इलेक्ट्रिसिटी तुम बना दोगे। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो तुम अभी नहीं ना हुआ साइंस का एग्जाम, हो गया दीदी का, साइंस का हो गया, फिजिक्स का ना, तो हाँ फिजिक्स हो गया, कल केमिस्ट्री, ठीक है। जब ये पढ़ लोगे तो जाके देख लेना, बना दोगे तुम। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 1/R1 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 मतलब 2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/2 कितना होता है, 2/4। एलसीएम भी लेना नहीं आ रहा, 2/2 तो 1 तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1। ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, रेजिस्टेंस का 2 फॉर्मूला है हमारे पास। ये तब लगाते हैं जब हमको बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ना है। और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो 1/R1 करके जोड़ते हैं। दूसरी बात, वो वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, R=L/A, जब किसी सिंगल वायर में हमको रेजिस्टेंस का कुछ इन्ने उन्ने करना रहे तब, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये वाला तो तुम्हारे लिए नहीं, ये सब फॉर्मूला, ठीक है, लिखा हुआ है नॉट फॉर 10, ऐसा ही है, दूसरा का है। यहाँ पे आते हैं, अब कुछ वैल्यू जानेंगे। 1 kWh किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। इसका वैल्यू होता है, रट लेंगे 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q बराबर N वाला जब सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर E का वैल्यू जो होता है अपने मन से ले लिया जाता है, यही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से पूछे, ये वाला याद मत करें, इसी तरीके से पूछे 1 कूलम का वैल्यू कितना होता है, तो 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ये चारों वैल्यू एकदम रट्टा मारना चाहिए, नहीं तो करते रहिए अपना। फिर से याद करा रहे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1 किलोवाट या फिर वाट आवर या फिर 1 यूनिट का वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1 कूलम का वैल्यू होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तुमको भी ऐसे याद होना चाहिए, ये पूरा दिया गया, याद करते रहे। कैपेसिटर कांस्टेंट का इतना वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट 1.366 किलो वाट मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे लिए नहीं है दोनों, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ, ये 10th के लिए नहीं है, 12th का ये, ठीक है। तुम्हारे लिए यहीं पर है, देखो बॉक्स बना हुआ है ऐसे, ये वाला रखना है और ये वाला रखना है, इसको नहीं। अब ऐसा यूनिट एक बार पढ़ तो लिए, एक बार रिवीजन करते हैं। करंट का क्या होता है एम्पियर, वोल्ट का क्या होता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है वोल्ट, इसी को क्या बोलते हैं जूल पर कूलम भी। चार्ज का क्या होता है कूलम, पावर का क्या होता है वाट, रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, कंडक्टेंस का क्या होता है ओम इनवर्स, मोह उसी को बोलते हैं सीमन। कंडक्टिविटी का क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये सीमन इनवर्स मीटर भी तो लिखते हैं सीमन बाई। वो हो गया। अब है यहाँ पे ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के बारे में अब आते हैं डिटेल से। ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी सर्किट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और सेम सर्किट में अगर आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा ना, तो करंट का भी वैल्यू क्या होते जाएगा बढ़ते चला जाएगा। क्या कहता है ओम्स लॉ कि अगर आप कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएगा तो करंट बढ़ेगा, करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब किसके किसके बीच में रिलेशन देता है पहले, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कौन बोलता है ये बात, ओम्स लॉ बोलता है। तब ये प्रोपोर्शनलिटी का ऐसे होता है, बी बराबर आई, यही ना बोलता है ओम्स लॉ। लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, तो इसको साइन को हटाने के लिए इसे लगाएंगे और इसके जगह पे क्या लगा देंगे अपने से कांस्टेंट, वही कांस्टेंट क्या आ जाता है आर। तो यहीं से निकलता है v इक्वल टू आई आर। यही हो गया ओम्स लॉ का प्रूफ, बोर्ड में आता है 10th में भी 12th में भी। तो v इक्वल टू आई आर। अब इसका फिगर बना के भी दिखा देंगे ओम्स लॉ में। ये देखिए इसका फिगर ये है, ये इस साइड क्या रख दिए हम, करंट को सजा दिए, क्या रख दिए करंट को सजा दिए। फिर ये वोल्टेज है, मतलब जब वोल्टेज V1 है तो करंट I1 है, फिर वोल्टेज बढ़ा है V1 तो करंट क्या पहुंच गया I2, मतलब ज्यादा वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है ना इसे। फिर V3 मतलब जब इधर करंट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उधर भी वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है, इसी से करके सजा के दिखा देंगे। और बीच में जो एक स्लोप जा रहा है, बीच में एक स्लोप जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे दोनों मिल रहा है। ये स्लोप कैसी का वैल्यू देता है वी ग्राफ का, रेजिस्टेंस का। स्लोप कैसी का वैल्यू देता है वी ग्राफ का, रेजिस्टेंस का। तो यही हो गया ओम्स लॉ ग्राफ, नीचे लिखा हुआ भी है। और यहाँ पे 2-3 बात एक्स्ट्रा में याद रखना है कि जो डायोड है, तुम नहीं समझोगे डायोड क्या होता है, 12th में होता है। जो डायोड है डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। डायोड अभी नहीं समझेगा, ऐसा टाइप का होता है दिखने में मशीन के अंदर। लिक्विड जो होता है पानी, लिक्विड वो फॉलो करता है पार्शियल ओम्स लॉ, मतलब पूरी तरीके से उसमें सही नहीं होगा कि V को बढ़ाएंगे आई बढ़ते जाएगा पानी में, ठीक है। तो ये 2 बात याद रखना है। ओम्स लॉ का ही 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर। ओम्स लॉ आएगा लिखने के लिए तो क्या कहेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, फिर ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। उसके बाद ऐसे करके दिखाएंगे V इक्वल टू आई आर, फिर इसका स्लोप बनाएंगे आई बार V बढ़ाएंगे, आई बार ऐसे होगा। इसका स्लोप क्या देगा, ये स्लोप क्या दे रहा है रेजिस्टेंस, हो गया ओम्स लॉ। और उसके बाद लिखेंगे लिक्विड डज नॉट फॉलो पार्शियल लिक्विड फॉलो पार्शियल ओम्स लॉ, डायोड डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। ये हो गया पूरा चैप्टर का थ्योरी। यहाँ पर क्या, अभी चैप्टर का थ्योरी तो बाकी है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सवाल लिए हम, सवाल ये लिए हैं कि कभी आएगा कि बोलता है इसमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बहुत सारा चीज़ दे देगा। सी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री आयंस। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए, तब ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फ्री होना चाहिए, मूवमेंट उसका होना चाहिए, फ्री आयंस होना चाहिए। डायमंड और ग्रेफाइट बताए थे, बताओ डायमंड और ग्रेफाइट में कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डायमंड नहीं करता। हाँ, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, वही वाला बात यहाँ पे चल रहा है।
सी वाटर कर लेगा, सी वाटर कर लेगा। क्यों? क्योंकि सी वाटर में क्या रहता है? नमक। नमक में NaCl जाके टूट जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। हाँ। तो सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। टैप वाटर में भी होता है, करता है। रेन वाटर में भी कुछ कुछ रहता है ये जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज रहता है, वो सब कर देगा। विनेगर नहीं करेगा। एसिटिक एसिड जो भी जिसके ऐसे ही देगा। नींबू का रस करता है कि नहीं करता? ऑरेंज जूस तुमको लगेगा नहीं करता है। नींबू के रस में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या होता है? खट्टे फलों में कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। तो एसिड और बेस का क्वालिटी है कि नहीं करंट को कंडक्ट करना है। तो सही घुमा के देगा। ये नहीं बोलेगा एसिड करता है कि बेस करता है, वो तो पता है बच्चा को। बोलेगा नींबू का ऑरेंज जूस करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, तो ये कर देगा। अब बता विनेगर करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर वो एसिटिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड भी कर देगा। लाइम जूस करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा। ये भी खट्टे फल है तो कर देगा। ऐसे घुमा घुमा के देगा। नींबू का रस विनेगर तो वो पकड़ लेना है कि उसके अंदर एसिड है कि नहीं। वो कर देगा। ऐसा कुछ भी नाम है वो सब करता ही है, ठीक है। जो नहीं करता है उस पर ध्यान दो। डिस्टिल वाटर एकदम शुद्ध पानी जो रखते हैं हम लोग कहाँ? इन्वर्टर में। उसके अंदर आयंस नहीं रहता है, इसलिए हम लोग उसको पीते भी नहीं है। डिस्टिल वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वेजिटेबल ऑयल तेल भी नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। ग्लिसरीन ये भी नहीं करता है। हेयर ऑयल अपना ऑयल नहीं करेगा। अल्कोहल दारू ग्लूकोज भी नहीं करता। ये दोनों एसिड बेस का ही क्वेश्चन है बुक का आंसर का। ये भी दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? तो ये सब याद रखना है स्पेशली कि ये सब वाटर में सब प्रकार का वाटर करता है, डिस्टिल वाटर नहीं करता है। सबसे ज्यादा बच्चा यही फंसता है। अल्कोहल ग्लूकोज में भी देख के फंस जाता ही करता है, नहीं करता है, ठीक है। बाकी हम बता दीजिए कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को एकदम ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से। रेजिस्टेंस क्या है? इसको कैसे से डिनोट करते हैं? अरे बोलो आर से। इसका फॉर्मूला क्या बताया थोड़ा देर पहले अभी? R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या बताता है? रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? लेंथ ऑफ वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ वायर। जैसे कि यही है वायर है, ऐसे इसका लेंथ एल है, ये एरिया है। इसका अपना रेजिस्टिविटी होगा कि नहीं होगा? हर एक वायर का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। अगर वो मटेरियल अलग अलग का बना है, कोई सोना का वायर है तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? अलग है। कोई चांदी का वायर है तो उसका क्या होगा? एल्युमिनियम का वायर है उसका क्या होगा? अलग। कॉपर का वायर है तो उसका तार है तो उसका क्या होगा? रेजिस्टिविटी अलग होगा। तो चलिए यहाँ पे ठीक है। इससे बहुत ही भयंकर सवाल आता है। आर यहाँ पर क्या बता रहा है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एल के। यानी कि किसी वायर का अगर हम लेंथ बढ़ा दे, ये एक वायर है और एक वायर ये लिए, तो पूछेगा तुमसे कि इसका लेंथ एल है, इसका 2L है, तो किसका लेंथ बड़ा है? पहले वाला वायर का कि दूसरे वाले का? 2L वाला का। ये वाला का वायर का ज्यादा लेंथ है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला से देख रहे कि आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एल के। तो याद रखेंगे लेंथ बढ़ाएंगे तो आर क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेंथ अगर 2 टाइम्स करेंगे तो आर क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ अगर 4 टाइम्स करेंगे तो आर क्या होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से आते हैं अब दूसरे बात पे। आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, है ना? 1/a के है, ऐसे लिखा है। 1 करके लिखते थे क्या होता है? इनवर्सली मतलब क्या होता है? उल्टा। इनवर्सली मतलब क्या होता है? उल्टा। डायरेक्टली मतलब सीधा। तो मतलब एरिया अब कोई देखिए, अब जो है एक वायर है, एक है ऐसा वायर है। अब एक वायर हम ऐसा लेते हैं, किसका एरिया ज्यादा है? ये है एरिया A1, ये एरिया A2। किसका एरिया ज्यादा है? A1 का। तो करंट इधर से आसानी से पास कर जाएगा कि नहीं है? ज्यादा जगह है कि नहीं जाने के लिए? तो रेजिस्टेंस का काम था रोकना, जबकि ये आसानी से करने दे रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। जबकि इसका मुंह देखो छोटा है एरिया का, तो करंट को तो घुसने ही में पहली बात की क्या होगा? दिक्कत होगा। इसको अंदर जाने ही में करंट को क्या होगा? दिक्कत होगा। तो इसके बाद याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। जबकि लेंथ बढ़ा रहे थे क्या हो रहा था? रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। कल होके कहेगा कि एरिया 2 टाइम्स कर दिए थे, रेजिस्टेंस क्या होगा? हाफ हो जाएगा। एरिया का 2 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हाफ हो जाएगा। एरिया 3 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/3 होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/3 हो जाएगा।
ठीक है ना। टेम्परेचर भी पूछता है, ठीक है, इस पे समझ में आ गया। अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, कोई वायर है, इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, रट जाओ सीधे। इसका प्रूफ 12th में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन 12th में भी 10th में भी कई बार पूछता है, कंपटीशन में टेम्परेचर पर। एक चीज देखिए, जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो उसी के साथ चलता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा ही होता है, तो इसका मतलब भी वही होता है। कैसे समझ जाते हैं, क्या समझ जाता है, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका सेम ही होगा, एल बड़ा हो जाएगा तो हाँ तो वो भी बड़ा हो जाएगा। अभी वो दिखा भी तो दिए, छोटा गली उसके अंदर जाने में तुमको दिक्कत होगा कि बड़ा गली में, छोटे में, तो छोटा में भी करंट घुसेगा तो उसको दिक्कत होगा ना। हाँ। यही बात है। बड़ा गली एकदम है, जिसका एकदम बड़ा है, जो मुंह की बात नहीं कर, एकदम बड़ा गली है, बड़ा गली है तो तुम जाते तो उसमें थकोगे कि छोटा गली में थकोगे, बड़ा में, तो बड़ा गली में भी करंट थक जाएगा उसी तरीके से। समझ में आ गया। अब जो आर है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसी वायर को लेंगे, गर्म कर देंगे तो उसमें करंट को और फ्लो होने में क्या होने लगेगी, जल्दी हो जाएगा, दिक्कत होगी। दिक्कत होगा। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब करंट को दिक्कत ना हो रहा है, हाँ। जल्दी हो जाएगी। ये हो रहा, ये हो गया समझ, ये फॉर्मूला पूरा समझ में चिरफाड़ हो गया कि नहीं, हो गया। समझ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम दो चीज दिखाए हैं, ऊपर देखो ध्यान से, दो चीज दिखाए हैं, क्या दिखाए बताओ यहाँ पे क्या दिखाए, एक रेजिस्टिविटी, एक रेजिस्टेंस। खाली रेजिस्टेंस पर आ रहा है, रेजिस्टिविटी कब पर आएगा, ताइए अब और इसके बारे में डिटेल से पढ़ाते हैं। इसके बारे में डिफरेंस याद रखना है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में अभी बताए ना। रेजिस्टेंस उसी के फॉर्मूला में छुपा हुआ है, रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर रो इनटू एल बाई ए, यही ना होता है रेजिस्टिविटी। तो देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है, तो ये लाइन तो बिल्कुल याद रख ले। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट, क्योंकि दोनों करंट को ही रोकेगा, लेकिन फिर भी अलग अलग नाम क्यों है। इट इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, ये मान लो कि ये कंडक्टर है, इसका क्षमता है, रोकने की क्षमता को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिमाग घूमेगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। यहाँ पे शब्द क्या चेंज हुआ है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर, शब्द क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है, ये किसी करंट को रोक देगा, उसका एबिलिटी कितना, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन ये कंडक्टर किस चीज का बना है, सोना का बना है, चांदी का बना है, तांबा का बना है, हीरा का बना है, मोती का बना है, उसका कितना एबिलिटी है रोकने का, वो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल वाला गुण है, और रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर वाला गुण है। ये बिल्कुल ही याद होना चाहिए। मटेरियल ऑफ कंडक्टर यहाँ क्या है, सिर्फ कंडक्टर है। अब जो रेजिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर। उसका क्या हो जाएगा, ओम। प्रूफ करके दिखाया जाए ओम मीटर कैसे आएगा। चलिए एक एक चीज को प्रूफ भी कर रहे हैं, याद भी करा रहे हैं, फिर भी नहीं करोगे तो भूल जाओ। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। आर का फॉर्मूला, आर का बताओ क्या होता है ऐसे यूनिट, ओ का निकालना है ना, इसका निकालना है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। आर हम लोग को तो कोई सिखाता भी नहीं था कि कैसे ऐसे यूनिट लिखा है, तुमको भी नहीं कोई सिखाता होगा, सीधे रटवा देता होगा। इंटू ए बाई एल, अभी तुम निकालोगे खुद, यही हो गया ना। आर का क्या होता है, आर का ओम होता है। एरिया का क्या होता है, एम्पर। एम्पर एरिया चल रहा है क्या, एम्पियर चल रहा है, मीटर स्क्वायर। वो का है क्या, वो एरिया का नहीं पता रहेगा, वो कई बार बात कर दिए ना। लेंथ का क्या होगा बताओ, नहीं बताओगे तब समझ जाएंगे। एम होगा, एम होगा मीटर। तो ई मीटर से मीटर कट गया ना, क्या बच गया, ओ मीटर। मीटर तो तब क्या लिखे हैं यहाँ पे, ओम मीटर। नहीं पता हो तब भी इसे निकाल सकते हो, ठीक है, ओम मीटर। तो अब बताओ, अब इसके फैक्ट, अब हम लोग इससे और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम लोग देखेंगे। फैक्टर क्या लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस किससे प्रभावित होता है। जैसे तुम्हारा पढ़ाई अभी किससे प्रभावित हो रहा है, बोझ से, तो रेजिस्टेंस किससे प्रभावित होगा वो देखना है, रेजिस्टेंस किससे प्रभावित होगा। फिर यहाँ पर क्या है, वही चीज देखेंगे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी किससे प्रभावित होता है। अरे ये कोई रेजिस्टेंस है, ये किससे प्रभावित होगा,
कैसे प्रभावित हो सकता है, ये तो करंट को एकदम जाने दे मस्ती से या फिर रोक दे, पावर करके रोक दे, ये वही ना प्रभावित हुआ। इसका मतलब कैसे होगा तो हम बताए हैं ना, इसका फॉर्मूला बताए हैं ना, R इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू L बाई ए। अभी बताए थे ना, लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट को पास होने देगा नहीं ना, तो मतलब लेंथ से प्रभावित होता है कि नहीं होता है, होता है। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया भी प्रभावित करता है कि नहीं वायर का रेजिस्टेंस को, बढ़ा छोटा करे तो कुछ भी। अब उसके बाद बताओ, रेजिस्टिविटी भी बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं रेजिस्टिविटी के भी। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, गर्म कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, वही हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब कि कोई वायर है तो जरूर सोना के तार में कुछ अगर करंट पास कराएंगे तो उसका करंट पास होने का जो स्पीड है, या फिर एल्युमिनियम का करंट पास होने का स्पीड, दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, अंतर होगा। तो समझ में आ गया, इसका मतलब हम समझ गए कि रेजिस्टेंस सब चीज पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी जिसको मटेरियल बोलते हैं वायर का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल का गुण बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये समझ में आएगा इधर। अब जो है यहाँ पे आते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, कौन, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में याद रखेंगे, केवल दो ही चीज पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली टू थिंग्स, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, वो अपनी मटेरियल पे, एक टेम्परेचर पे। तो मतलब लेकिन ये रेजिस्टिविटी जो है तुमको कभी भी क्या समझे हम लोग कि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी केवल किस पे डिपेंड करता है, दो थिंग्स पे, कैची पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है, रेजिस्टेंस के जैसा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे नोट करके क्या लिखा है कि नोट याद रखें, रेजिस्टिविटी कभी भी वायर के लेंथ और एरिया पे निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, जबकि रेजिस्टेंस करता है। समझ में आ गया, यही डिफरेंस है। अब देखिए फिर से बता रहे हैं इसमें दोनों में अंतर, कि ये कंडक्टर का गुण है, उस कंडक्टर के मटेरियल का गुण है रेजिस्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। ये रेजिस्टेंस कैसे पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे, मटेरियल पे। ये सब पे बढ़ता है, सब इस पे बढ़ता है, लेकिन इस पे घटता है, एरिया पे घटता है रेजिस्टिविटी, और इस पे भी बढ़ता है। और जो आपका ये है रेजिस्टिविटी है, ये सभी पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे नहीं करता है, ना ही लेंथ पे, एरिया पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। वो भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे रेजिस्टेंस बिहेव करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है ना। और उसके बाद ये है कि सबसे अधिक रेजिस्टेंस पूछे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर दिए हैं। जैसे कि है हमारे पास तीन चीजें, एक है मेटल है, एक है एलॉय है, एक है नॉन मेटल है। तो पूछेंगे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, मेटल का, नॉन मेटल का। MAN, ये ट्रिक है, MAN मतलब मेटल से ज्यादा होगा सबसे ज्यादा नॉन मेटल का, फिर एलॉय का, फिर मेटल का। तो यहाँ ट्रिक लिख दी MAN, ये आता है क्वेश्चन। सबसे कम किसका है, मेटल का रेजिस्टेंस, सबसे उसके बाद एलॉय, मेटल से ज्यादा एलॉय का, एलॉय से ज्यादा नॉन मेटल का। यही ट्रिक MAN, N मतलब नॉन मेटल का सबसे ज्यादा, एलॉय का फिर मेटल का। ये हो गया। चलिए अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए यहाँ देखो, अब ये देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे देखते हैं एक और चीज। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या बताए थे कि टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी। और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर अब हो जाएगा एक खेला। वो खेला क्या है, मैंने जो भी सारा बात पीछे बताया है वो कंडक्टर के लिए बताया है। कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ते हो ना, चैप्टर कहीं से शुरुआत है। कंडक्टर जिसमें क्या होता है, करंट पास होता है,
इंसुलेटर एक कंडक्टर है। तो मैंने जितना बताया वो कंडक्टर के लिए बताया है, किसके लिए बताया? कंडक्टर के लिए बताया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ेगा, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। लेकिन एक और चीज सब बताए थे, कंडक्टिविटी वो घट जाता है। अच्छा, वो घट जाता है। ज्यादा कर सवाल पीछे ही वाले से पूछ लेगा, इधर से कम पूछेगा इसमें से सवाल तुम्हारे पेट में, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। और पीछे वाला तो BBI है। लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में क्या हो जाता है? उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। सेमी कंडक्टर क्या चीज है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमी कंडक्टर हो गया। तो सेमी कंडक्टर में क्या होगा ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो उल्टा चीज होने लगेगा, कंडक्टर के उल्टा। यानी कि बताओ, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। रेजिस्टिविटी क्या होगा? घट जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही है डिफरेंस। कंडक्टिविटी को इसे डिनोट करते हैं सिग्मा। ठीक है, तो यही है। फिर से बता रहे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या देखें? तुमको कंडक्टर वाला ही याद रखना है एग्जाम में, जब तक नहीं बोले कुछ भी क्या समझना है? कंडक्टर है। कंडक्टर है। जब बोले सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा तब तुम दिमाग लगाना। तुमको मेनली यही केस याद रखना है। लेकिन इसका केस कम आता है, 12th में ही ज्यादा पूछता है ये वाला केस। ठीक है, 10th में नहीं, 10th में यही वाला केस पूछेगा 99%, लेकिन 1%। ठीक है, तो यही बात याद रखना है कि कंडक्टर के लिए ऐसे ही सिंपली भी तुम जानो कि रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ेगा, नहीं घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी घट जाएगा। इसी का उल्टा हो जाता है सेमी कंडक्टर में। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। समझ में आ गया? वही चीज है। अब आते फ्यूज। फ्यूज के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे 3 चीजें एक लाइन से पढ़ना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाए अभी? जूल्स लॉ हीटिंग पढ़ाए हैं। H इक्वल टू H स्क्वायर कर दिए हम। H इक्वल टू I स्क्वायर RT पढ़ाए हम। इसको और क्या लिख सकते हैं? VIT वेलोर भी लिखना सिखाए हैं। और क्या लिखना सिखाए? V स्क्वायर इंटू में R/T। मेनली तो यही याद रखना है। ये तो VIT वेलोर कॉलेज के नाम से याद ही हो गया। एक और इसको याद करना है। ठीक है, जो भी हो अपना कर लेना। हम तो याद नहीं किया, हम तो निकाल देंगे एग्जाम में, मेरे पास आएगा। तुम भी वैसे ही करो, लेकिन तुम याद भी करो भी। उतना दिमाग नहीं हुआ है कि एग्जाम में बैग बैठोगे कर दोगे इस सब का। ठीक है ना। फ्यूज, अब फ्यूज के बारे में जानेंगे। उसी की जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना, उसका एप्लीकेशन पूछता है फ्यूज में, टंगस्टन में, हीटर में। फ्यूज क्या होता है? घर में जो फ्यूज लगा रहता है जो क्या करता है? शॉर्ट सर्किट से बचाता है। क्या चीज से बचाता है? शॉर्ट सर्किट से बचाता है। प्रिवेंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, प्रिवेंट टू फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट, मतलब रोकता है करंट को ज्यादा फ्लो होने से। एक बैग वोल्टेज ज्यादा गया था, करंट क्या होगा? वो रोकेगा उसको, एक पराका लग जाएगा, बढ़ेगा। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। तो ज्यादा करंट आ जाएगा तो वो भी दिक्कत है ना। तो वो करंट फ्लो को क्या होगा? रोकेगा। तो प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट, हिंदी में थोड़ा लिख दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। हीटिंग इफेक्ट पर आधारित, मतलब बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। फ्यूज कैसी पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट पे। कैसे हीटिंग इफेक्ट है? हीट अगर तो जैसे रेजिस्टेंस रहता है ना इसमें, अगर हीट होगा ना ज्यादा, हीट देखो ये घर का सप्लाई, ये क्या है? घर का सप्लाई। ये घर का सप्लाई, ऐसे नहीं, ऐसे समझाते। हीटिंग इफेक्ट पे कैसे काम करता है ये फ्यूज है, ये है वायर है। ये वायर से कहाँ पे दिया गया? घर के सप्लाई, हाउस में। और ये कहाँ से लाइन आ रहा है हमको? वहां से, पोल पर से। लोल पोल पर से क्या कर रहा है? बैठ के गिर रहा है, लाइन भेज रहा है। तो लोल पोल पर से भेजेगा लाइन। तो फ्यूज क्या करेगा? अगर ये मान लो ज्यादा वोल्टेज आ गया तो फ्यूज क्या करेगा? जैसे ही होगा, ये फ्यूज है, ये क्या करेगा? इस करंट को रोकेगा, ये आगे नहीं जाने देगा। कैसे रोकेगा? तो ये है ना, आपस में जल जाएगा। ये फ्यूज क्या होगा? आपस में जल जाएगा। ये जल जाएगा तो कनेक्शन टूट गया कि नहीं टूट गया? घर का सारा चीज क्या हो गया? सेव हो गया। जल रहा है, सेव हो गया। ये कनेक्शन नहीं टूट गया, ये फ्यूज क्या कर दिया? फ्यूज बचा दिया। तो ये हीट होके क्या हो गया? रोका है उसको, बेस ऑन हीट। अरे उसे इंग्लिश क्यों रट रहे हो? जहाँ इंग्लिश में जाता रटो वहाँ नहीं रटो। पहले समझे यहाँ पे फ्यूज क्या हो गया? हीटिंग इफेक्ट पे काम किया ना, फ्यूज जल गया, फ्यूज टूट गया ना। तार है, समझो, इमेजिनेशन नहीं करने आता है। तार है तो जल गया, तार टूट गया। तो इतना दूर का कनेक्शन इस दोनों के बीच का क्या हो गया? पहुंच गया। पगलेट का इनके टूट गया। एक लड़का लड़की के बीच में, उसके बीच में दरार ला दी तो कनेक्शन खत्म ना हो गया। ये चीज है। उसके बाद क्या हो गया? तो देखो,
तो ये फ्यूज का तुम बताओ, ये चीज हमको क्या, हम तो रटवा देंगे, समझो यहाँ पे, समझोगे तो नहीं भूलोगे। ये फ्यूज है, क्या चीज पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट, जल जाता है कि नहीं जलता है, जलता है कि नहीं जलता है, जलता है कि नहीं जलता है। अच्छा ये बताओ क्यों फ्यूज लगाया जाता है, कि ताकि करंट एक्स्ट्रा घर में हमारे ज्यादा नहीं जाए। तो बताओ ये फ्यूज रेजिस्टेंस से बना रहता है कि नहीं बना रहता है, वायर से बना रहता है इसे लपेट के। तो ये फ्यूज क्या करता है, करंट को आगे नहीं जाने देता है। इसका मतलब ये बताओ, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। ये जो फ्यूज है इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहना चाहिए, कम वाला लगना चाहिए कि ज्यादा वाला, ज्यादा वाला कि कम वाला रेजिस्टेंस लगना चाहिए। 1 मिनट रेजिस्टेंस अरे बोलो ना जल्दी, नहीं मारेंगे, चलो जल्दी बोलो। तो कम वाला लगेगा, बैक बुक करेंगे, ज्यादा वाला नहीं लगना चाहिए। पहले हम ज्यादा बोले थे, ज्यादा वाला रेजिस्टेंस लगाएंगे तब ना करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा। अब एक और मौका दे रहे हैं। कैसा फ्यूज लगाना चाहिए, इसका जल्दी पिघल जाए कि लेट से पिघले, लेट से, बैक बोका कहेंगे, ताकि लेट से पिघले, जल्दी पिघलना चाहिए तब ना लाइन जल्दी सप्लाई कट ऑफ करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मतलब एरिया कम होगा इसका। वो सब छोड़ो एरिया पे एरिया। अभी यहाँ पे ही देखो, बस यही सवाल पूछेगा कि फ्यूज में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है फ्यूज का, ताकि करंट को फ्लो होने नहीं दे, रुक जा करंट, आगे मत जा, रुक जा रुक जा। और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लो होना चाहिए। लो होगा तो मतलब आओ जल्दी पिघल जा, हम तो लो हो गए, जल्दी पिघल जाएंगे हम, ठीक है ना। और हमेशा हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा, हमेशा घर में सीरीज में जोड़ा जाता है इसको। किस में जोड़ा जाता है, तब 5 बात याद रखेंगे फ्यूज के ऊपर। ऐसे तो समझा भी दिए, नहीं खोपड़ी में आ रहा था रटो। शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, प्रिवेंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव फ्लो ऑफ करेंट, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। फ्यूज ऑलवेज प्लगड इन सीरीज, हमेशा फ्यूज को सीरीज में जोड़ते हैं। फ्यूज के पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा हाई रहेगा इसका फ्यूज का, ताकि करंट को रोक दे। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा ताकि वो जल्दी गर्म होके पिघल जाए फ्यूज, और कनेक्शन ऑफ कर दे। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन यही सब पे होगा, ये तो याद कर लिए, लेकिन समझोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। टंगस्टन क्या होता है, बल्ब होता है पहले के जाने जो 10 रुपया में बल्ब देता था, येलो कलर, येलो कलर, ये गर्म होता था तभी पूरा बल्ब बढ़ता था। ऐसा वाला ये गर्म होता था तो क्या होता था, तभी बल्ब बढ़ता था। मतलब इसके गर्म होने पे ही ना बल्ब बढ़ रहा है, तो वो भी रेजिस्टेंस से बना रहता था, टंगस्टन। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इसका भी। क्यों ज्यादा होना चाहिए, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ रहता है एकदम, तो वायर का लेंथ बढ़ाते जा रहा है कि नहीं बढ़ाते जा रहा है, ज्यादा होना चाहिए। प्लस गर्म, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, बल्ब ज्यादा गर्म होगा। कैसे, अपने से बोल रहे हैं, कहीं का सुन लिए, प्रूफ करो तो। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा गर्म होगा, नहीं बताया चीज रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हीट। इसी कारण इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ओ कि ताकि पिघल जाए, बॉल फूट जाए। नहीं इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है ना। कितना कंफ्यूजन वाला चीज है, नहीं समझोगे तो रटोगे। हाई लो करते रहते थे हम लोग 10th में। यही रेजिस्टेंस समझ में आ गया। बॉल पिघले नहीं ना, फ्यूज को पिघलाना है कनेक्शन तोड़ने के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना है, बॉल वहां पे नहीं पिघलाना है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। अब हीटर ऐसे देखिए हो, हीटर ऐसे रहता है घर में, हीटर। अब इसका जवाब दोगे, इसका बता मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि पिघले नहीं तो हाथ सेकते रह जाना, जूस बन जाएगा तार का। रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ऐसे भी देखते लपेटा हुआ रहता है। अब क्यों, ताकि हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, समझ में आया। तो इसका मतलब हम ये देखें कि भैया मेरे, किसी बच्चा को समझ आया तो ठीक, नहीं तो और भी मेरे पास उपाय है कि फ्यूज में भी रेजिस्टेंस हाई होता है, टंगस्टन में भी रेजिस्टेंस हाई होता है, और हीटर में भी हाई होता है। बस फर्क ये है कि फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको पिघलना रहता है तो लो कर देंगे, बाकी इस दोनों को नहीं पिघलना रहता है तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई। इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो जाके पानी भी लीजिए, उसके अंदर डूब जाइएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल, इस दोनों में क्या है। तुम्हारा टाइम कब का समाप्त हो चुका है, चलो तुम ही बोलो। सीरीज और पैरेलल, सीरीज है डायरेक्ट, पैरेलल अभी बताए ना, सीरीज और पैरेलल सब चीज समझाए, सीरीज और पैरेलल। एक और बता रहे हैं हम अब डिटेल में, तो पहले तो सिनॉप्सिस दे दिए थे, अब डिटेल चल रहा है। सीरीज जो होता है क्या होता है, इसे सीरीज होता है,
तो सीरीज में ना ये देखो बनाए हुए भी हम सीरीज, यहाँ देखो यहाँ पर है सीरीज। R1 R2 R3। तो ये सब क्या, ये सब बनाने में समय नहीं लगता है, पूरा अब उपलब्ध है नोट्स, समझ ही नहीं आएगा वो सब, जल्दी याद ही नहीं होगा वो सब का भाषा। ये क्या है, सीरीज है, सीरीज सर्किट है। तो याद रखेंगे जो सीरीज होता है ना उसमें करंट सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस के अलोंग करंट क्या चाहिए होगा, सेम होगा, सेम होगा। लेकिन वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा सीरीज में क्या चीज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब ये हर एक रेजिस्टेंस है ना, ये R1 है, R2 है, R3 R4 है, ये हर एक जगह हम करंट लेके नापेंगे ना, एम मीटर एक मशीन आता है, तो सब जगह करंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन सब जगह रेजिस्टेंस का सब जगह वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग आएगा। वोल्टेज का वैल्यू क्यों अलग अलग हो जा रहा है, तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, V इक्वल टू IR। हम मान लिए कि पहले वाले पे अगर I सब जगह सेम है, लेकिन R सबका वैल्यू बदल ना रहा है, इसका करंट पहले वाले में क्या आ जाएगा, R1, दूसरों में क्या R2 R3, तो इसी कारण वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम नहीं अलग होता है। और समझ में आ गया, रट जाओ, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जोड़ने का सीरीज में डायरेक्ट जोड़ दो सीधा सीधी ऊपर, ये फिगर है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस पैरेलल के बीच में डिफरेंस लिखना, इसे लिख दोगे ऐसे करके पूरा बना के। चलो अब पैरेलल में क्या होता है, इसी का उल्टा, आई क्या होगा, डिफरेंट होगा, आई क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब यहाँ से अगर I1 भेजे तो ऊपर में गया तो I1 बन जाएगा, नीचे में जाएगा तो I2 बन जाएगा, करंट इसमें I3 बन जाएगा। आई क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो सेम क्या होगा, वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पैरेलल में सेम होता है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये 1/R1, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू नहीं, ये देखो कट कर दिए, 1/R1 इक्वल टू 1/R1, 1/R1 इज इक्वल टू R इक्वल टू नहीं, 1/R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RN, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो ये किसका डिफरेंस है, सीरीज और पैरेलल का बीच का, ठीक है। ऐसे ही सर्किट हम जब पूरा चैप्टर होगा इसमें सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आते हैं कुछ और, ये थोड़ा सा, ये तुम्हारा 10th का नहीं है, ये 10th वाले बच्चा इस वाले को नहीं पढ़े, लेकिन हम फिर भी पढ़ा दे रहे, अगर किसी को वीडियो देना। डायनमो क्या प्रोड्यूस करता है, एसी करंट डीसी करंट। डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर डायनमो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायोड क्या करता है, ये एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है। ठीक है, डैड डी मतलब डायोड, ए मतलब एसी वोल्टेज, डी मतलब डीसी वोल्टेज। रेक्टिफाइलर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ट्रिक एडीआर, एसी को डीसी में बदलता है, कौन, रेक्टिफाइलर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, सेटअप वोल्टेज, एसी वोल्टेज सेटअप, एसी वोल्टेज सेटअप डाउन करता है। बैटरी, ये तुम्हारे लिए 10th नहीं, तुम्हारे लिए बैटरी चार्ज करने तो कौन सा उपयोग करते हैं, करंट, डीसी। ये 10th वाले बच्चों के लिए नहीं है, चलिए ऊपर ही वाला था। अब ये देखें, थ्योरी के लास्ट कगार पे हम लोग अपने चैप्टर के, हम लोग एक मशीन सब पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत सारा मशीन का नाम है बुक में। एम मीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किससे नापते हैं, फिर से इलेक्ट्रोमीटर क्या है, इलेक्ट्रोमीटर नहीं, ओम मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ये सब क्या है, डिस्डेट क्या है। तो पहले तो ये सब देख ले रहे हैं, ये एकदम रटा बनाना चाहिए यहाँ पे। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो बोलेंगे गोलबिया का देखते हैं, मशीन लेके करंट चेक करते रहता है नीचे में, नीचे करके पीला कलर का रहता है, वही गैल्वेनोमीटर। तुमको घर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको चेक करना है, तो तुम कौन सा मशीन लगाओगे, गैल्वेनोमीटर। एम मीटर से भी क्या चेक करते हैं, करंट। फर्क क्या है, गैल्वेनोमीटर छोटा करंट को नापता है, कहीं छोटा मोटा नापना है किसी सर्किट में, इसमें तार में करंट आ रहा है कि नहीं, तो कौन सा मशीन यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। कहीं बहुत ज्यादा करंट ट्रांसफार्मर में जाके नापना है तो कौन सा, एम मीटर का उपयोग करेंगे। दोनों से करंट नापते हैं, बस फर्क है कि गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, छोटा करंट नापते हैं, गली कुची का करंट नापते हैं, एम मीटर से बड़ा करंट नापते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। अब आता है ओम मीटर। ओम मीटर क्या होता है, नाम में छुपा। ओम किसका ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस, तो उससे नापते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू। क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
वोल्ट मीटर कैसे कैसी नापते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नापते हैं? पोटेंशियल किसी दो सर्किट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियोमीटर से क्या चीज नापते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, मोटिव फोर्स। ट्रांसफार्मर क्या करता है? सेटअप डाउन, वो वोल्टेज को एसी वोल्टेज, सेटअप डाउन एसी वोल्टेज। ये तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ो, ठीक है, लास्ट वाला नहीं है। और इतना याद रखिए आप, गैल्वेनोमीटर छोटा करंट को नापेगा, मेजर स्मॉल करंट। ओम मीटर मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एम मीटर मेजर करंट, वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को नापता है। ट्रांसफार्मर सेटअप डाउन एसी वोल्टेज, ठीक है। अब आए अब एक चीज और यहाँ पे नोट करके लिखा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है गैल्वेनोमीटर, बताए ना। हाँ। एक मशीन है, क्या करते हैं उससे? छोटा करंट नापते हैं हम लोग। तो गैल्वेनोमीटर में अगर शंट वायर लगा देंगे ना, शंट वायर लगा देंगे। शंट वायर होता है, पूछना दीदी से क्या होता है शंट वायर 12th में। शंट वायर लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर में शंट वायर लगा के हम एम मीटर भी बना सकते हैं या फिर वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। मतलब एक डिवाइस है तुम्हारे पास, वो क्या है? गैल्वेनोमीटर। अभी हम दिखाएंगे बना के। अब उसमें अगर हम शंट वायर लगा देंगे तो वो वही बन जाएगा, कभी वोल्ट मीटर भी बन जाएगा और कभी एम मीटर भी बन जाएगा। तो ये बात सही है कि नहीं? गैल्वेनोमीटर से एम मीटर और वोल्ट मीटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शंट वायर। लेकिन कैसे बनाएंगे? कभी किसी पैरेलल में कभी जोड़ेंगे शंट वायर को तो एम मीटर बनेगा, चाहे कुछ भी बने। कभी सीरीज में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, समझ में आ गया? अब अब वो तो ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब क्या करता है, ये सब एक नंबर में पूछता है ये सब, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं समझने की बात पे, ठीक है। इसको समझना है, रटना नहीं है। रटने वाला बाद में देंगे। ये गैल्वेनोमीटर है। इससे हम बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि एम मीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो मान लो गैल्वेनोमीटर है ऐसा, ये जी क्या शो कर रहा है? गैल्वेनोमीटर है। इसके पैरेलल, इसको कहाँ पे लगाए हम? नीचे में लगाए। हाँ, मतलब पैरेलल में लगा दिए। इस शंट वायर लगा दिए। कैसे लगा दिए? शंट वायर लगा दिए। तो हमको यहाँ पे एक मिल जाएगा क्या? एम मीटर। तो एम मीटर, तो यहाँ पे यही लिखा है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट वायर लगा कर क्या बनाते हैं? एम मीटर का निर्माण करते हैं। ट्रिक क्या है? GAP। जी मतलब गैल्वेनोमीटर, ए मतलब एम मीटर। लेकिन कब शंट वायर का पैरेलल में, P मतलब पैरेलल। ये अब यहाँ पे देखो, ये गैल्वेनोमीटर है। हाँ। अब इसमें शंट वायर कहाँ लगा रहे हैं? सीरीज में। उसके सामने मतलब सीरीज में लगा रहे हैं। तो नीचे में क्या बन जाएगा हमको? वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में शंट वायर लगा कर कौन सा मीटर बनाते हैं? वोल्ट मीटर। तो GSB, ठीक है। इसी को याद रखो, एक पैरेलल तो दूसरा का में होगा, सीरीज में ना लगेगा भाई, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद ये किसी का डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, एम मीटर और वोल्ट मीटर। एम मीटर ये हो गया, ये वोल्ट मीटर। एम मीटर कैसे बनाएंगे गैल्वेनोमीटर से? GAP मतलब गैल्वेनोमीटर के जस्ट पैरेलल होगा एम में, नहीं शंट, तो एम मीटर बन जाएगा। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में होगा जब शंट, तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। GAP गैप, ये ट्रिक याद रखें। अब एम मीटर हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है। ये क्या है? शंट वायर में लगा रहा है गैल्वेनोमीटर में पैरेलल, लेकिन एम मीटर तो हमेशा इसके साथ किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। किसके? गैल्वेनोमीटर। देखो समझो लाइन को, गैल्वेनोमीटर को हमको एम मीटर में बनाना है, तो शंट वायर कहाँ लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। लेकिन एम मीटर कहाँ लगता है गैल्वेनोमीटर में? सीरीज में, इसके सामने लग रहा है। हाँ। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर से हमको लगाना वोल्ट मीटर, तो कहाँ लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे शंट को। लेकिन वोल्ट मीटर रहेगा कहाँ पे? पैरेलल में। ये सेटअप समझ जाओगे, फिगर इसे तो अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि एम मीटर हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है नॉर्मली। अब वोल्ट मीटर पैरेलल में। एम मीटर क्या चीज को नापता है? करंट को। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को। फॉर आइडियल एम मीटर, मतलब कोई एम मीटर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? बुका वाला बात कर दिए, 0 होगा। एम मीटर क्या चीज को नापता है? एम मीटर बुका वाला करंट को नापता है। करंट को नापता है।
तो करंट को कौन नापता है? एमीटर। एमीटर। तो उस एमीटर के अंदर एक भी रेजिस्टेंस रहना चाहिए? नहीं ना। रहेगा तो करंट का वैल्यू तो रोक देगा, तो नापेगा अच्छा से नहीं। तो अच्छा रेजिस्टेंस करंट का दुश्मन है, रेजिस्टेंस करंट का दुश्मन है। तो आइडिया एकदम आदर्श पुरुष एमीटर हमको बनाना है, आदर्श पुरुष आदमी के जैसा, तो उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होगा। ठीक है। फॉर आइडियल, अब बता वोल्ट मीटर के लिए, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर एकदम आदर्श वोल्ट मीटर बनाना है, एकदम बढ़िया वाला वोल्ट मीटर, तो उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? इसका तो फॉर्मूला इनफाइनाइट होगा। चलो बताते हैं प्रूफ करके। V इक्वल टू क्या होता है? आई यार, यही तो हम भी सोच आई रहे यार, थे। ये V का वैल्यू एकदम क्या चाहिए? वो हाई। हाई से मतलब एक बार 0 रखते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो तो जाएगा। घंटा नापोगे 0 रख देंगे तो। हाँ। अब इन्फिनिटी लेंगे तब नहीं, पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब एकदम जितना वोल्टेज है सब नाप दो उसके अंदर। ठीक है, ये इससे समझना है। अब यहाँ ये हो गया तो हो ही गया। देखो कितना टफ वाला चीज था, कितना इजी समझ में आ गया, मजा आ गया। अब जो फिर से बताते हैं। हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी बनाते हैं, वोल्टमीटर भी बनाते हैं, लेकिन शंट वायर लगा के। इसका ट्रिक है जीएपी। जब गैल्वेनोमीटर में शंट वायर हम लगाएंगे पैरेलल में और क्या एमीटर लगाएंगे सीरीज में, तो हमको बन जाएगा गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में वोल्ट लगाएंगे, ये शंट वायर लगाएंगे सीरीज में, और वोल्टमीटर लगाएंगे पैरेलल में, तो हमको बन जाएगा वोल्टमीटर। हमको पता है कि एमीटर करंट को नापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है, और हमको बहुत अच्छा एमीटर बनाना है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? और एमीटर वोल्टमीटर का वैल्यू क्या होना चाहिए? वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। कैसे पता चल रहा है? V इक्वल टू आई आर। अब आई का वैल्यू को ज्यादा लेना है, आई का वैल्यू क्या लेना है? ज्यादा लेना है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 0, ताकि इस पूरा वैल्यू क्या आ जाए? 0 इनफाइनाइट। 0 से डिवाइड करते 0। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ गया? अब बाकी तो सब याद हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर का। ऑल द बेस्ट। रुकिए, कितना ला बुक लाता हूँ।